हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को कोच्चि में महिला कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के भाजपा पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, मैंने देखा कि संसद में महिला विधेयक पारित हो गया, लेकिन 1 दशक के बाद लागू किया जाएगा। मैंने इतिहास में कभी नहीं देखा कि कोई बिल 10 साल बाद लागू होता है। भाजपा 10 साल बाद जो एकमात्र विधेयक पारित करे वह महिला आरक्षण का विधेयक है। अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। यही कारण है कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। गुरुवार को आए सभी एग्जिट पोल के नतीजे किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे। कुछ एग्जिट पोल बीजेपी को तो कुछ कांग्रेस को सरकार बनाते दिख रहे। एक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है, तो पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी से कुछ सीटों से आगे दिख रही। बिहार में मदरसा की राजनीति चर्चा में है। शुक्रवार को बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मदरसों पर रोक लगाने की मांग उठाई तो जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, गिरिराज सिंह को सीमांचल में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो मदरसा से ज्यादा पेड़ पौधों के बारे में सोचते तो अच्छा रहता। मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार 3 दिसंबर को खत्म होगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ गए। एग्जिट पोल के अनुमान में जोरमथांगा पीपुल्स मूवमेंट यानी जेडीएम सरकार के जनादेश के संकेत है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में जेडीएम को 49% वोट के साथ 40 सदस्य वाली मिजोरम विधानसभा में 28 से 35 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बुधवार शाम को टीएमसी और बीजेपी विधायक एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों ओर से नारे लगाए जा रहे थे। तभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी को विधेयक से राष्ट्रगान गाने के लिए कहा। बीजेपी विधायक पर आरोप है कि जब मुख्यमंत्री समेत सत्ता पक्ष के विधायक राष्ट्रगान गा रहे थे तो वो खड़े नहीं हुए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा कि इस बारे में फैसले लेना विधायिका का काम है। हम सरकार को इस बारे में कानून लाने के निर्देश नहीं दे सकते। इससे पहले कोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर ऐसे ही मांग की गई थी। पाकिस्तान जाकर नसरुल्ला से निकाह कर फातिमा बनी अंजू वापस भारत आ चुकी। भारत लौटने के बाद अंजू से सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की। अंजू को लेकर जांच जारी है। अब अंजू की राजस्थान में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। बता दें कि अंजू के खिलाफ पति अरविंद ने एक FIR दर्ज कराए थे, जिसमें कई आरोप लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 17 दिनों तक सिलकियारा सुरंग में फंसे रहने वाले 41 श्रमिकों को बचाने के लिए अंतिम बाधा पार करने वाले राइट माइनर्स से 4 बजे अपने आवास पर मुलाकात करेंगे। इन राइट माइनर्स ने ही उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू में अंतिम 15 मीटर तक मलबा खोदकर 41 मजदूरों को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। इंडियन प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों पर बोली 19 दिसंबर को दुबई में लगने वाली है। ऑक्शन में भारतीय खिलाड़ियों से लेकर विदेशी खिलाड़ियों पर बोली लगने वाली है। ऑक्शन से पहले सभी टीमों ने अपने अपने कई बड़े खिलाड़ियों का रिलीज किया है। अब इन खिलाड़ियों पर सभी फ्रेंचाइजी को नजर रहने वाली है। अयोध्या में भगवान रामलीला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे उत्तर प्रदेश को रामरमैया बनाने की तैयारी चल रही है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख मंदिर में 14 जनवरी से अखंड रामायण और हनुमान चालीसा का पाठ करवाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीते शनिवार राज्य में 1450 पुलिस कर्मियों की भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक बयान में मान ने बताया कि इन पुलिस कर्मियों में 50 पद निरीक्षक के, 150 पद निरीक्षक के, 500 सहायक उप निरीक्षक के हैं। भारत सरकार ने गेहूं और आटे की बढ़ती कीमत पर लगाम लगाने के लिए इसके निर्यात पर बैन लगा दिया है, लेकिन अपने कुछ पड़ोसी और मित्र देशों पर इस फैसले का असर नहीं देखना पड़ेगा। आपको बता दें कि ये मैदा और टूटे चावल जैसे खाद्य वस्तु की निर्यात की अनुमति दी है। इनमें भूटान, माली, सेनेगल, जाम्बिया और इंडोनेशिया शामिल है। यूक्रेन में जारी युद्ध में रूसी अम्ब्रोस टैंक को पहली बार देखा गया। इस टैंक को अमेरिका ने यूक्रेन को दिया था। अम्ब्रोस टैंक को यूक्रेन के कुपियांस्क के आसपास देखा गया। कुपियांस्क से अब्राम्स टैंक की कई तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें उसे अग्रिम मोर्चों पर जाते हुए दिखाया गया। अमेरिका अब्राम्स की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक्स में होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में भाषण देते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सदन में बहस का माहौल पहले से बेहतर हुआ है। विरोधी विपक्ष के लोग भी तैयारी करके आना चाहते हैं। लोग योगी ने तंज कसते हुए कहा, इस बार उनको इसी प्रकार से प्रगति दे और वे हमेशा विपक्ष में बैठे रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में बीजेपी की एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए 29 नवंबर को पहुंचे थे। यहां उन्होंने नागरिकता अधिनियम लागू करने को लेकर ममता बनर्जी को ऐसी चुनौती दी है जिस पर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। अमित शाह ने कहा कि हर साल में CAA लागू होगा और इसे कोई रोक नहीं पाएगा।
आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली। आजम खान ने यूपी सरकार के खिलाफ रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में मिली जमीन की लीज रद्द करने के मामले में सर्वोच्च अदालत का रुख किया था, जहां से उनको यूपी हाईकोर्ट जाने को कहा गया। कोर्ट ने कहा, पहले आप हाईकोर्ट जाइए, जहां चीफ जस्टिस आपके मामले को एक बेंच बनाकर सुनेंगे। दिल्ली के एलटीजी सभागार में हिंदी अकादमी की तरफ से पिछले 29 से 30 नवंबर को 2 दिवसीय नाट्य समारोह का आयोजन किया गया। दिल्ली सरकार के कला संस्कृति एवं भाषा मंत्री सौरभ भारद्वाज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभी युवा कलाकारों की प्रतिभा की सराहना की और उनका मनोबल बढ़ाया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नाटक साहित्य की ऐसी विधा है जो समाज में सीधा संवाद स्थापित करती। इजरायल ने आयरन डोम को एक्टिव कर दिया। हमास के हमलों के बाद इजरायल ने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। इजरायल ने कहा कि हमास ने सीज फायर को तोड़ा। हमास के हमलों के बाद इजरायली सेना एक्टिव हो गई। वहीं ये माना जा रहा है कि हमास के हमलों के बाद इजरायल भीषण तबाही मचाने का प्लान बना रहा। इजरायल बार बार कह रहा है कि वो हमास को खत्म करने के बाद ही जंग बाद देखेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों को नजरिया बदल गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश को लेकर लोगों का नजरिया बदल गया है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश यही है। उन्होंने कहा उनका यूपी आगे बढ़ेगा और आर्थिक प्रगति करेगा। ऐसे विपक्षी पार्टी को खूब खुश होना चाहिए। बिहार के सरकारी स्कूलों में भारी संख्या में शिक्षकों की भर्तियां की जा रही। बिहार में 2 चरणों में शिक्षकों की भर्तियां की जा रही है। पिछले महीने 1.10 लाख भर्ती की परीक्षा की गई और इसके बाद 1.22 लाख पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई। बिहार शिक्षक भर्ती में पिछली बार कई शिकायतें आई थी कि सेलेक्ट कैंडिडेट से लास्ट समय में बिहार स्टेट सर्टिफिकेट मांगा गया। भारतीय शराब बाजार में 30 नवंबर 2023 की सुबह सोना और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला। सोना 62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार रहा, तो वहीं चांदी का भाव 75,000 रुपये प्रति किलो से अधिक रहा। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 62,725 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाले चांदी की कीमत 75,924 रुपये है। राष्ट्रीय तेल कंपनी द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट की जाती है। 30 नवंबर 2023 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल कीमत में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। हालांकि राज्यों में मामूली परिवर्तन देखा जा सकता है। कच्चा तेल की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट ब्रेंट क्रूड $82.90 प्रति बैरल और WTI क्रूड $77.68 प्रति बैरल पर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। किसानों को ये राशि हर 4 महीने के अंतराल पर 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके दिए जाते हैं। हाल के वक्त में पीएम किसान योजना में कई तरह की फर्जीवाड़े भी सामने आए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा। ये फर्जीवाड़ा करीब 18 करोड़ की राशि का है। 11,600 के अपात्र लोगों ने गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा लिया। इन लोगों पर अब प्रशासन ने कार्रवाई की शुरुआत कर दी। इनसे पैसे भी वापस लिए जा रहे हैं। उपभोक्ता मामले एवं जन वितरण विभाग के निर्देश के बाद राशन कार्ड की केवाईसी की प्रक्रिया जारी है। अब कॉर्पोरेटर वार्ड में शिविर लगाकर लोगों को राहत प्रदान करने में जुट गए, ताकि कोई भी परिवार बिना केवाईसी के नहीं रहे। इसी कड़ी में बुधवार को वार्ड नंबर 52 त्रिकुटा नगर में पूर्व कॉर्पोरेटर अजय गुप्ता ने शिविर लगाकर लोगों को राहत प्रदान की। करीब 250 लोगों ने इस शिविर में पहुंचकर केवाईसी पूरी करवाई। प्रधानमंत्री योजना की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 16 वित्त आयोग में टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि शर्तों पर अपनी मुहर लगा दी। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के इस बैठक में 16 वित्त आयोग का अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपी होगी और 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रही एक वित्तीय 2026 से 27 से 16 वित्त आयोग की सिफारिश लागू की जाएगी। यहूदी विरोध को लेकर आलोचना का सामना करने एलन मस्क ने सोमवार को इजरायल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से खास मुलाकात की। दौरान मस्क ने कफर आजा किजबुतुल का दौरा किया है और कहा है कि जहां हमास के लड़ाकों ने बीते 7 अक्टूबर को भीषण हमला किया था। मस्क के इजरायल दौरे के तुरंत बाद फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने भी मस्क को गाजा पट्टी आने का न्योता दिया, जिस पर मस्क ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी गाजा पट्टी के हालात खतरनाक है, ऐसे में वहां जाना अभी ठीक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर 2023 को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ताजा नियुक्ति पत्र 51,000 से ज्यादा कर्मियों को अपॉइंट लेटर बांटेंगे। जी हां, साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नए नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारी को संबोधित भी करेंगे। इस साल कई रोजगार मेला के जरिए प्रधानमंत्री मोदी कई लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। यह रोजगार मेला देश भर में 37 जगहों पर आयोजित किया जाएगा। चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है और कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है, उस पर कब्जा कर सकता है। अमेरिका ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार एक जारी रिपोर्ट में कहा है कि चीन और ताइवान के बीच जो युद्ध जारी है और चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए अपने महत्वपूर्ण हथियार मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम 16 PCL-191 का इस्तेमाल कर सकता है। इस रॉकेट लॉन्च सिस्टम की मदद से चीन रॉकेट दाग सकता है।
पश्चिम बंगाल के धर्मतला में केंद्रीय गृह मंत्री अनिल विज एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस राज्य में जितने घुसपैठ हैं, क्या वह कहीं भी विकास होगा। इसका ममता बनर्जी सीए का विरोध कर रही, लेकिन मैं कहूंगा कि सीए देश का कानून है और इसे कोई नहीं रोक सकता। हम इसे लागू करके रहेंगे। अमित शाह ने कहा, सोनार बांग्ला और मां माटी मानुष के नारे के साथ कम्युनिस्ट को हटाकर ममता सत्ता में आई है, लेकिन बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख एस सोमनाथ ने बुधवार को कहा है कि संगठन कई लक्ष्यों पर काम कर रहा है, लेकिन मुख्य ध्यान गगनयान प्रोजेक्ट पर है। साथ ही साथ आपको बताते, गगनयान भारत का पहला ऐसा अंतरिक्ष प्रोग्राम है जिसमें मानव अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। सोमनाथ कोलकाता में 2023 ग्लोबल एनर्जी पार्लियामेंट से इतर यह बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे कई लक्ष्य हैं, लेकिन फिलहाल हमारा मुख्य लक्ष्य गगनयान है।